दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी एक इकोनॉमी में मार्केट स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब होता है और उनके क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आखिर मार्केट क्या होता है। अगर आप आम भाषा में भी सोचें तो मार्केट एक वो जगह है जहाँ पे आप सामान खरीदने जाते हैं या फिर सेलर अपना सामान बेचने जाता है। तो इसी को अगर आप पूरे कंट्री के लेवल पर सोचें या पूरे वर्ल्ड के लेवल पर सोचें तो मार्केट एक वो प्लेटफॉर्म है या वो सिस्टम है या वो जगह है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आ रहे हैं और अपने सामान की खरीदी और बिक्री कर रहे हैं। जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट को भी एक मार्केट के रूप में देख सकते हैं जहां पर आप एक बायर के तौर पर रजिस्टर्ड है और कोई सेलर अपने सेलर के तौर पर रजिस्टर्ड है। तो आप किसी भी शहर में बैठ के किसी भी शहर का सामान ऑर्डर कर सकते हैं। तो आजकल मार्केट्स सब जगह ही फैले हुए हैं, पूरी इकोनॉमी ही मार्केट्स पर चल रही है। तो अब फिर मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर एक वो तरीका है जिससे आप अलग अलग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो गई या फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गई। इन इंडस्ट्रीज को हम मार्केट स्ट्रक्चर्स में क्लासिफाई करते हैं कि इस इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है या इस इंडस्ट्री के आइटम्स, इस इंडस्ट्री के गुड्स एंड सर्विसेज बनाना कितना मुश्किल है। ये हमें मार्केट स्ट्रक्चर बताता है। तो हम इसको आगे और अच्छे से समझेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि अलग अलग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करने का एक तरीका है जिससे हमें ये पता चलता है कि उस इंडस्ट्री के मार्केट में कितना कंपटीशन है। अब पहले हम ये समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर्स को क्या डिफाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है। मार्केट स्ट्रक्चर्स को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं या मार्केट स्ट्रक्चर्स में क्लासिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहला बड़ा फैक्टर है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। उस आइटम के, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के गुड्स एंड सर्विसेज के कितने खरीदार हैं और कितने बेचने वाले हैं। उस इंडस्ट्री में घुसना और उस इंडस्ट्री से बाहर निकलना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री समझ लीजिए, हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। रिलायंस जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल वगैरह भी चलते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में नए प्लेयर के लिए घुसना इतना आसान नहीं है। तो वो कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में आता है, ये हमें मार्केट स्ट्रक्चर जब हम समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। प्रोडक्ट टाइप कैसा है, मतलब कैसा कैसे गुड्स एंड सर्विसेज है, उनको बनाना कितना आसान है कितना मुश्किल है। उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए कैसी टेक्नोलॉजी यूज होती है। अगर उसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ऐसी चाहिए जो कि आम लोगों के पास नहीं है या आम लोग उस टेक्नोलॉजी को अवेल नहीं कर सकते, तो फिर उस इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल हो जाएगा। उस गुड एंड सर्विसेज को बनाने के लिए कितनी नॉलेज चाहिए या फिर फर्म्स के पास या बिजनेसेस के पास कितनी नॉलेज एक्स्ट्रा है जो कि खरीदारों के पास नहीं है। और उन गुड्स एंड सर्विसेज को अ, बेचने में या ट्रांसपोर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह तक कितनी सुविधा है, कितनी आसानी है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें मार्केट स्ट्रक्चर्स डिटरमाइन करते हैं। अब हम अच्छे से समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर्स के क्या अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट स्ट्रक्चर है या फिर परफेक्ट कंपटीशन में वो इंडस्ट्रीज आती हैं जिसमें सबसे पहला नंबर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हों। मतलब ऐसे आइटम्स जिनको खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग हों और बेचने वाले भी बहुत सारे लोग हों। प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब जो आइटम आप एक कंपनी से खरीद रहे हैं या फिर दूसरी कंपनी से खरीद रहे हैं, दोनों के आइटम्स में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। इस मार्केट स्ट्रक्चर में, परफेक्ट कंपटीशन में, प्राइस जो है वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं क्योंकि बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। तो कोई एक सेलर ये नहीं कह सकता कि मैं अपना आइटम बहुत ज्यादा हाई दाम पर बेचूंगा, क्योंकि लोग फिर उसको नहीं खरीदेंगे, लोग दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे। तो पहले वाले सेलर को भी उसी प्राइस में सामान बेचना पड़ेगा जिसमें बाकी सारे सेलर्स बेच रहे हैं। सेलर्स हैव फ्रीडम टू एंटर और एग्जिट द मार्केट। सेलर्स अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब उनको मन करे तब वो मार्केट एंटर कर सकते हैं, उनकी मर्जी है वो बेचे नहीं बेचे। डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस विल लीड टू जीरो डिमांड। मतलब अगर आपने अपना प्राइस जरा सा भी बढ़ा दिया, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आप एक सेलर हैं और बाकी सारे सेलर्स मान लीजिए 100 रुपए पे बेच रहे हैं। अगर आप ये सोचें कि मैं अपना आइटम 100 रुपए छोड़ के 110 रुपए या 120 रुपए पे बेचूं, तो आपके पास कोई खरीदने नहीं आएगा क्योंकि आप वही चीज बेच रहे हैं जो बाकी सारे लोग बेच रहे हैं। इसीलिए पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल हैं सारे एस्पेक्ट्स में, आप कुछ अलग चीज नहीं बेच रहे हैं, तो इसीलिए आप अपना प्राइस भी नहीं बढ़ा सकते। परफेक्ट कंपटीशन एक आइडियल केस है जहां पर सब, हर कोई फायदे में होता है, बायर्स को भी बेस्ट डील मिलती है और सेलर्स को भी बेस्ट डील मिलती है। बट ये एक्चुअल में रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। बट इसका जो क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है वो है एग्रीकल्चरल गुड्स, यानी कि सब्जी हो गई,
या दूध हो गया। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में घुसना आसान है, आप उसको एग्जिट आसानी से कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स एक जैसे होते हैं, बहुत सारे खरीदार हैं, बहुत सारे बेचने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर। दूसरा होता है हमारा मोनोपोली। मोनोपोली में हमारे पास केवल एक ही सेलर होता है, केवल एक ही आदमी होता है जो कि बेच रहा है, या एक ही फर्म, एक ही कंपनी है जो कि सामान बेच रही है, और वो जो आदमी सामान बेच रहा है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब कोई और जना उसको नहीं बना पा रहा है या उसके जैसा सामान नहीं बना पा रहा है, क्योंकि वो एक ही जना है, पूरा वो मार्केट वही कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो वो और नई फर्म्स को भी एंटर नहीं करने देता है आसानी से, और वो एग्जिट भी नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो खुद ही सब कुछ कंट्रोल करके बैठा हुआ है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उसकी मर्जी है वो किस जने को कितने प्राइस पे दाम बेचे। सोचिए आप एक सब्जी मंडी में हैं, हालांकि सब्जी मंडी एक परफेक्ट कंपटीशन है, लेकिन उस सब्जी मंडी में आप एक अकेले आदमी है जो कि टमाटर बेच रहे हैं, और कोई भी आदमी टमाटर नहीं बेच रहा है। तो आपके पास टमाटर की मोनोपोली हो गई। वो आपकी मर्जी है कि आप पहले ग्राहक को 100 रुपए में बेचें, दूसरे ग्राहक को 50 रुपए में बेचें, आप डिस्क्रिमिनेशन करें। आपकी इच्छा है, क्योंकि केवल आप ही हैं जो टमाटर बेच रहे हैं, आप ही पूरा प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं, और आपकी टमाटर में मोनोपोली है। अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल पे देखें तो आप इंडियन रेलवेज का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप रेलवे सर्विसेज की बात करें तो इंडियन रेलवेज की अभी इंडिया में मोनोपोली है। तीसरा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली और कंपटीशन की दोनों के मिक्स्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, मिक्स्ड फीचर्स होते हैं। सबसे पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत सारे खरीदार और बिक्रे बेचने वाले होते हैं, बट उनके प्रोडक्ट्स सिमिलर होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। इसमें भी बिजनेसेस की अपनी मर्जी है, वो कब घुसना चाहते हैं, कब निकलना चाहते हैं। बट परफेक्ट कंपटीशन जितनी अच्छा सिचुएशन नहीं है। इसमें लोग अपने आइटम्स को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, उस पर अपनी कॉस्ट ज़्यादा लगाते हैं। तो इसका अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो है रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट्स में आप मान लीजिए पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है, आपको दोनों रेस्टोरेंट्स में अलग अलग पिज़्ज़ास मिलेंगे, सिमिलर आइटम है, दोनों जगह आप पिज़्ज़ा ही खा रहे हैं, बट हर रेस्टोरेंट का पिज़्ज़ा अलग अलग होता है। तो वो रेस्टोरेंट के ऊपर है कि वो उस पिज़्ज़ा को बाकी रेस्टोरेंट से ज़्यादा दाम में बेचे या कम दाम में बेचे, लोगों की अपनी मर्जी है वो कहाँ जाएंगे। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम समझ लीजिए, टेलीविजन की अलग अलग कंपनीज होती हैं, मोबाइल की अलग अलग कंपनीज होती हैं। मान लीजिए आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, हालांकि मोबाइल सिमिलर ही है, बट किसी एक कंपनी का मोबाइल आपको बेटर लगता है, या फिर एक कंपनी का उस फीचर में मोनोपोली है, जैसे मान लीजिए आईफोन में एप्पल की मोनोपोली है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, बट उसका बाकी सारे मोबाइल फोन से भी कंपटीशन है, बाकी सारी मोबाइल फोन कंपनी से भी। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मतलब होता है कि कुछ लोगों में कंपटीशन। इसमें केवल कुछ ही बड़े बड़े सेलर्स होते हैं, जो कि एक ग्रुप ऑफ सेलर्स ही होता है जो कि सामान बेच रहे हैं। प्रोडक्ट्स जरूरी नहीं है कि सेम हो, बट हो सिमिलर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते हैं, एक जैसे हो जरूरी नहीं है। चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाय वन फर्म इन्फ्लुएंसेस अदर्स। देयर एग्जिस्ट बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स। इस ओलिगोपोली में बहुत जनरली आमतौर पर फर्म्स को एंट्री नहीं मिलती है इतनी आसानी से, क्योंकि जो ऑलरेडी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं वो नहीं घुसने देते अपनी किसी कंपटीशन को। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, यानी कि गाड़ियों की कंपनी। आप केवल कुछ ही गाड़ियों की कंपनी है जैसे जो कि अभी मार्केट को कंट्रोल करके रखी हुई है। कोई अगर एक गाड़ी की कंपनी प्राइस बढ़ाती है या उसमें अपने चेंज करती है, तो बाकी गाड़ियों की कंपनियां भी प्राइस में चेंजेस करेंगी। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गई, जैसे मान लीजिए जियो हो गया या एयरटेल हो गया, अभी कुछ टाइम पहले किसी एक कंपनी ने अपने प्राइसेस बढ़ाए थे, तो उसको देखते हुए बाकी कंपनीज ने भी अपने प्राइसेस बढ़ा दिए थे, क्योंकि वो उन्हीं का ग्रुप है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्राइसेस बढ़ाएं, चाहे वो कुछ भी करें। डुओपोली, डुओपोली एक स्पेशल टाइप की ओलिगोपोली है, इसमें केवल दो ही सेलर्स होते हैं। डुओपोली हालांकि बहुत खतरनाक होती है, मोनोपोली जितनी ही खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें अगर दो जने दोस्त बन जाएं तो वो मोनोपोली बना सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट्स यूजुअली ऐसा होने नहीं देती हैं, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर देती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं कि आप अपनी मोनोपोली नहीं बना सकते। इसमें केवल दो जनों का ही कंपटीशन होता है। अगर आप इंडिया की बात करें तो जैसे आप पेप्सी और कोका कोला को देखिए, इन्होंने मोस्टली मेजर तौर पर इंडिया का बेवरेज मार्केट कंट्रोल करके रखा हुआ है। आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे, आपको पेप्सी और कोका कोला दिख जाएंगे। किसी एक दिन अगर पेप्सी और कोका कोला दोनों मिक्स होने की सोचते हैं, मर्ज होने की सोचते हैं, और वो फिर अपने प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो वो एक मोनोपोली हो जाएगी। हमारा लास्ट मार्केट स्ट्रक्चर जो कि हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में है, वो है मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी
मोनोपोली का उल्टा होता है। मोनोपोली में हमारे पास केवल एक सेलर था, मोनोपोली में हमारे पास केवल एक बायर है। इसमें बायर के पास ज्यादा पावर होती है क्योंकि वही एक अकेला आदमी है जो कि खरीद रहा है। मान लीजिए आपके पास 10 सब्जी वाले हैं और केवल आप ही हैं जो सब्जी खरीद रहे हैं पूरे मोहल्ले में, और कोई आदमी सब्जी खरीद ही नहीं रहा है। तो आपके पास पावर है, आप उन 10 सब्जी वालों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना प्राइस बता सकते हैं कि मैं तो इसी प्राइस पर खरीदूंगा, और उन 10 में से कोई एक भी जना अगर आपके प्राइस पर रेडी होता है तो बाकी लोगों को भी उसमें एग्री करना पड़ेगा। द बायर सेट्स द डिमांड एंड देयरफॉर कंट्रोल्स द प्राइस। यहाँ पर बायर के पास है, अगर बायर कहता है कि मैं खरीद ही नहीं रहा, तो सब्जी वाले और कम में देने को तैयार हो जाएंगे। आप कह दीजिए 10 सब्जी वालों के पास केवल आप ही हैं, और सब्जी वालों के पास और किसी को कोई बेचने के लिए है ही नहीं, और सब्जी वालों को अपनी सब्जी बेचनी है, तो वो उनको आपकी बात माननी ही पड़ेगी। अगर आप कहेंगे मैं नहीं खरीद रहा, तो सब्जी वाले आपको बहुत सस्ते में भी देने को तैयार हो जाएंगे। अगर आप इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखें, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट इज द ओनली बायर इन द डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मतलब अगर आप कोई डिफेंस रिलेटेड चीज बना रहे हैं, कोई डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसको आप केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बेच सकते हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही उसकी इकलौती बाया है। आप किसी फॉरेन गवर्नमेंट को, किसी दुश्मन देश को या किसी और देश को अपना नहीं बेच सकते। मान लीजिए आप मिसाइल्स बना रहे हैं, या फिर आप टैंक्स बना रहे हैं, या फिर आप ऐसा कोई भी पार्ट बना रहे हैं जो कि हमारे डिफेंस रिलेटेड है। मान लीजिए वो सोल्जर्स की लाइफ जैकेट से क्यों नहीं हो गई, आप उसको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बेच सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जो प्राइस बोलेगी आपको उसमें बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।